नमस्कार साथियों, मैं हेमंत सर आप सबका अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जो आपका सेकेंड पेपर है एजुकेशन साइकोलॉजी, आज हम लोग शुरू करेंगे। और आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग इस यूनिट को क्या करेंगे, कवर करेंगे। यानी जो आपका साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एंड डेवलपमेंट जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक को हम लोग आज पूरा पढ़ेंगे और इसको हम लोग आज शुरू करेंगे। पहले यूनिट की अगर बात करें तो पहले यूनिट में हम लोग को एजुकेशनल साइकोलॉजी को पढ़ना है, यानी जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं क्या, शिक्षा मनोविज्ञान या शैक्षिक मनोविज्ञान। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान होता क्या है, जिसमें हम लोग ये देखेंगे शिक्षा की परिभाषा जो कि आप दर्शन में पढ़ चुके हैं, इसके साथ साथ मनोविज्ञान की परिभाषा, और यह देखेंगे कि शिक्षा और मनोविज्ञान जो दोनों मिलकर यानी एजुकेशन एंड साइकोलॉजी जो दोनों आपका कंबाइंड है, वो दोनों कंबाइंड होने के बाद हमारे टीचिंग फील्ड के लिए या टीचिंग प्रोसेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले पेपर में हम लोगों ने ये देखा कि दार्शनिक दृष्टिकोण से जो शिक्षा है उसका क्या महत्व है। अब हम लोग मनोवैज्ञानिक रूप से देखेंगे कि शिक्षा का क्या महत्व है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले इसका अर्थ, क्षेत्र और उसकी प्रासंगिकता के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही व्यक्तिगत अंतर और अर्थ, प्रकार, कारण और शैक्षिक निहितार्थ, ये पूरा यूनिट हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। अब आपको बता दें कि देखिए टीचिंग में लगभग 3 मनोवैज्ञानिक पैटर्न क्या होता है, यूज होता है। सबसे पहला जो है वो है आपका शिक्षा मनोविज्ञान। अब दूसरा जो है उसको हम लोग कहते हैं शिक्षण मनोविज्ञान। क्या कहते हैं हम लोग, शिक्षण मनोविज्ञान। और जो तीसरा है वह है आपका बाल मनोविज्ञान। यह 3 ऐसा फील्ड है या 3 ऐसा पॉइंट है जो आपके टीचिंग फील्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यानी टीचिंग लर्निंग के प्रोग्राम की अगर बात करें तो टीचिंग लर्निंग के प्रोग्राम में यह तीनों हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक पहला जिसको हम लोग एजुकेशन साइकोलॉजी कहते हैं, दूसरा जो है जिसको हम लोग टीचिंग साइकोलॉजी कहते हैं, और तीसरा जो है जिसको हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं। इसी चाइल्ड साइकोलॉजी को हम लोग पैगोलॉजी भी कहते हैं, जिसका प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत हम यह पढ़ते हैं कि मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी में हम स्टूडेंट के बिहेवियर को पढ़ते हैं कि छात्र सीखता है तो कैसे व्यवहार करता है, सीखने में जब कठिनाई होती है तो कैसा व्यवहार करता है, जब उसको समझने और सीखने में कोई दिक्कत होता है तो वो कैसा व्यवहार करता है। यह सारी चीजें हम लोग बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं, जैसे वृद्धि और विकास, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, और इसके अंतर्गत विकास की अवस्थाएं जैसे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, यानी अवस्थाओं का भी जो अध्ययन होता है वह बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। तो एक तरीके से बता दें कि ये जो चाइल्ड साइकोलॉजी है या चाइल्ड साइकोलॉजी जो होता है वो स्टूडेंट्स के लिए होता है। यानी चाइल्ड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग या इसके अंतर्गत हम लोग किसको पढ़ते हैं, तो स्टूडेंट्स को पढ़ते हैं। यानी स्टूडेंट बिहेवियर को हम लोग क्या करते हैं, रीड करते हैं। इसके अलावा अगर हम शिक्षण मनोविज्ञान की बात करें तो इसको टीचिंग साइकोलॉजी कहा जाता है, या टीचर साइकोलॉजी कहा जाता है, या टीचिंग प्रोसेस साइकोलॉजी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत आता है कौन, तो टीचर आता है। इसके अंतर्गत कौन आता है, तो टीचर आता है। अब शिक्षा मनोविज्ञान की अगर बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं। एक तो आपका टीचर आता है,
दूसरा आपका स्टूडेंट आता है और तीसरा आपका करिकुलम आता है, जिसको हम लोग PSC कहते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ना है। यह हमारा मूल टॉपिक है और इसी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही हम लोग टीचर साइकोलॉजी एंड चाइल्ड साइकोलॉजी को भी हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब चीजों को हम लोग समझते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे दिया है शैक्षिक मनोविज्ञान, एक एक चीज को हम आपको समझाते चलते हैं ताकि आपको साइकोलॉजी समझने में आगे किसी भी प्रकार के दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी की, यानी हम लोग बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की। हम सबसे पहले एजुकेशन साइकोलॉजी को समझेंगे कि एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसा कि देखने से ही लग रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान कुल दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है शिक्षा और दूसरा है मनोविज्ञान। यानी एक तो है आपका एजुकेशन और दूसरा है आपका साइकोलॉजी। अब हम अलग अलग देखेंगे कि शिक्षा क्या होता है और मनोविज्ञान क्या होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज एजुकेशन, शिक्षा क्या है, मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूं। यह मत समझिएगा कि शिक्षा क्या है। एक बार एक लड़के से ऐसे ही टीचर पूछ लिए शिक्षा क्या है, वो कहीं हमारे बगल में पड़ोस में पंडित जी की लड़की है, तो आप लोग ऐसे परिभाषा मत दीजिएगा। मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूं कि व्हाट इज एजुकेशन। तो एजुकेशन इज की ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की चाबी है। शिक्षा क्या है? स्वतंत्रता की चाबी है। या शिक्षा क्या है? तो मनुष्य के आंतरिक शक्तियों का विकास करना ही शिक्षा है। या एक आदर्श नागरिक का निर्माण ही क्या है? शिक्षा है। व्यक्ति का चारित्रिक विकास ही क्या है? शिक्षा है। या किसी व्यक्ति का या छात्र का सर्वांगीण विकास ही क्या है? शिक्षा है। अलग अलग विचारकों ने शिक्षा को क्या किया है? अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। यही मनोविज्ञान की बात करें तो इसे सबसे पहले मन के विज्ञान के रूप में क्या किया गया? परिभाषित किया कि मनोविज्ञान वह है जिसमें मन का अध्ययन करते हैं। मन का अध्ययन हम कैसे कर सकते? मन क्या दिखाई देता है? क्या मन का अध्ययन संभव है? किसी के मन का अध्ययन कर सकते हैं? मन के मत पर मत चलियो, ये जीते जी मरवाता है। तो अलग अलग जब साइकोलॉजिस्ट हुए तो उन्होंने मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप से अलग किया। उन्होंने ये कहा कि भैया मन तो दिखाई देता नहीं है, तो हम मन का विज्ञान उसको कैसे मान लें? मन का विज्ञान हम नहीं मान सकते। तो आगे विचारकों ने मनोविज्ञान, जो मन का विज्ञान है, उसका क्या किया? खंडन किया। फिर इसी तरीके से किसी ने आत्मा का विज्ञान कहा, किसी ने कुछ कहा, ठीक है, किसी ने मस्तिष्क का विज्ञान कहा, किसी ने इसको दर्शन का हिस्सा बताया। अलग अलग विचारकों ने मनोविज्ञान को अपने अपने तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया। लेकिन बहुत समय के बाद एक व्यक्ति आया जिसका नाम था स्किनर। क्या नाम था? स्किनर। स्किनर नाम का एक व्यक्ति आया। स्किनर ने कहा कि मनोविज्ञान का मतलब होता है व्यवहार का अध्ययन। मनोविज्ञान का मतलब क्या है? व्यवहार का अध्ययन। ठीक, अब यहां से लोगों को बात समझ में आने लगी कि मन तो नहीं दिखता लेकिन व्यवहार दिखता है। मन नहीं दिखता लेकिन व्यवहार क्या है? दिखता है। तो लोगों ने मनोविज्ञान का यह परिभाषा सबसे उत्तम मान लिया। तो अगर आपसे पूछा जाए
मनोविज्ञान की परिभाषा, तो सबसे इफेक्टिव परिभाषा जो है वो है स्किनर का, कि स्किनर ने मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए यह कहा है कि मनोविज्ञान वह विषय है जिसके अंतर्गत हम व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। रीड ऑफ बिहेवियर, हम बिहेवियर को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो अब शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा को हमने अलग परिभाषित कर दिया, मनोविज्ञान को अलग परिभाषित कर दिया। स्किनर ने मनोविज्ञान को किससे जोड़ा, तो व्यवहार से जोड़ा। किससे जोड़ा, तो व्यवहार से। अब बात करते हैं शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का। अब हम शैक्षिक मनोविज्ञान की बात करते हैं, तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि शिक्षा और मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसके अर्थ, परिभाषा, विशेषता और महत्व को स्पष्ट करिए। या तो प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, या प्रश्न पूछेगा कि शैक्षिक मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, वर्तमान समय में इसका शिक्षण या शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। ये दो तरीके से प्रश्न आपसे यहां से पूछ सकता है। अब हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान को देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या है, तो शिक्षा मनोविज्ञान वह है जिसमें छात्र के या व्यक्ति के व्यवहार का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। बस इन दोनों को क्या करना है, इंक्लूड कर देना है। जैसे एक परिभाषा हम देते हैं कि हमने एक परिभाषा दिया, मान लीजिए आपका स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि व्यक्ति का चारित्रिक विकास ही शिक्षा कहलाता है। तो अगर शैक्षिक मनोविज्ञान के रूप में उसको परिभाषित करना हो तो आप कहेंगे कि शिक्षा मन या शैक्षिक मनोविज्ञान वह विषय वस्तु है जो छात्र के में व्यवहार अर्जित करके या उसके व्यवहार को परिवर्तित करके उसका क्या करता है, चारित्रिक विकास करता। या हमने कहा, अरस्तु का एक परिभाषा दिया, एजुकेशन इज द की ऑफ फ्रीडम, शिक्षा स्वतंत्रता की चाबी है। तो अगर शैक्षिक मनोविज्ञान के रूप में उसको परिभाषित करना हो तो हम कह सकते हैं कि शैक्षिक मनोविज्ञान वह विषय वस्तु है या शैक्षिक मनोविज्ञान वह है जो व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित करके हर प्रकार के बंधनों से स्वतंत्र कराता है या मुक्ति प्रदान करता। तो शैक्षिक मनोविज्ञान का यानी शैक्षिक मनोविज्ञान को विषय में सम्मिलित करने के पीछे जो उद्देश्य है वह यह है कि इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, व्यवहार का अध्ययन करते, छात्रों के व्यवहार को देखकर, जानकर, समझकर आप अपने टीचिंग प्रोसेस को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो शैक्षिक मनोविज्ञान इज द मोस्ट, यानी जो आपका ये शिक्षा मनोविज्ञान या शैक्षिक मनोविज्ञान है, यह आपका एक महत्वपूर्ण क्या है, आपके टीचिंग ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। यानी एजुकेशन साइकोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर टीचिंग प्रोसेस। इसीलिए एजुकेशन साइकोलॉजी को आपके पाठ्यक्रम में, बीएड के पाठ्यक्रम में या इसके सिलेबस में इसको रखा गया है। इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। इसमें हम लोग बालक के बारे में, स्टूडेंट्स के बिहेवियर को सीखते हैं और इसके साथ साथ उसको कोई व्यवहार कैसे सिखाना है यह सीखते हैं, और व्यवहार को सिखाने में जो प्रॉब्लम आता है उसको कैसे दूर किया जाए वह भी सीखते हैं। कई सारे साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी भी हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो शैक्षिक मनोविज्ञान इसलिए आपके विषय में क्या किया गया, सम्मिलित किया गया। शैक्षिक मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है, तो छात्र के व्यवहारों का अध्ययन करना। अब दूसरा बात करते हैं शिक्षण मनोविज्ञान। शिक्षण मनोविज्ञान, शिक्षण मनोविज्ञान जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टीचिंग साइकोलॉजी कहते हैं। शिक्षण मनोविज्ञान क्या है? शिक्षण मनोविज्ञान वह है
जो क्या करता है, शिक्षक को शिक्षण करने में सहायता प्रदान। टीचिंग साइकोलॉजी क्या है? तो टीचिंग साइकोलॉजी इज द हेल्प टीचिंग प्रोसेस, यानी शिक्षण मनोविज्ञान आपके शिक्षण प्रक्रिया में मदद करता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि देखिए विधि की बात करें, जब हम लोग मेथड पढ़ते हैं, जब हम लोग टीचिंग में क्या करेंगे, टीचिंग स्किल पढ़ेंगे, टीचिंग मेथड जब हम पढ़ते हैं, तो जब हम टीचिंग मेथड पढ़ते हैं तो वहां पे दो प्रकार के मेथड्स हम यूज करते हैं, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक चीजें कैसे यूज करते हैं वह भी आपको सिखाया जाएगा, और मनोवैज्ञानिक चीजें कैसे करते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। जैसे जब क्लास में बहुत शोर हो रहा हो या बच्चों का ध्यान इधर उधर हो रहा हो लेक्चर के दौरान, तो आप बहुत से टीचर्स को देखते हैं वो अचानक से शांत हो जाते हैं, कुछ देर के लिए चुप हो जाएंगे, और जैसे ही चुप होंगे तो जो बच्चे इधर उधर इंगेज थे वो सबका ध्यान टेस्ट की तरफ आ जाएगा, टीचर की तरफ आ जाएगा। तो ये क्या किया, टीचर ने मनोवैज्ञानिक विधि का क्या किया, प्रयोग किया। एक बड़ी अच्छी घटना से आपको सिखाने का प्रयास करते हैं कि शिक्षक मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग कैसे करता है। एक बार एक टीचर था, एक शिक्षक था, और वह कुछ अलग अलग जो अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं उनके साथ बैठकर प्लेन में कहीं जा रहा था हेलीकॉप्टर से। अचानक से हेलीकॉप्टर का जो फ्यूल है वो समाप्त हो गया, या हेलीकॉप्टर क्रैश होने की स्थिति में आ गई। अब हेलीकॉप्टर का जो पायलट था वो सोचा कि भाई सबको बचाया जाए, और उसने क्या किया, रस्सी लटकाया हेलीकॉप्टर से। जैसे ही रस्सी लटका, सारे के सारे प्रोफेशन वाले कि मैं इंजीनियर हूं, सबसे पहले मैं जाऊंगा, मैं डीएम हूं, मैं सबसे पहले जाऊंगा। किसी ने कहा मैं नेता हूं, मैं देश का मंत्री हूं, मैं सबसे पहले जाऊंगा। और यह करते करते जान बचाने की होड़ में सब के सब रस्सी पर लटक गए। सुपर बेचारा शिक्षक जो टीचर और फटीचर है, वह बेचारा धीरे धीरे आया और कहा कि सब के सब लटक गए हैं। तभी अनाउंस हुआ, पायलट ने कहा कि भाई किसी प्लेन का जो वेट है, जो वजन है, वो बढ़ता जा रहा है, एक दो लोग को रस्सी छोड़ना होगा, नहीं तो प्लेन क्रैश हो जाएगी और कोई नहीं बच पाएगा। टीचर बेचारा ऊपर खड़ा था, वह नीचे देखा, कहा तुम लोग चिंता मत करो, यह कुर्बानी मैं दूंगा, बजाओ ताली। और रस्सी पकड़े वाले व्यक्ति सब ताली बजा दिए, और ताली बजाए होंगे तो क्या हुआ होगा, ताली बजा दिए और सब के सब नीचे चले आए। टीचर बेचारा ऊपर था। तो क्या है, ये मनोवैज्ञानिक विधि का प्रयोग है ना? तो मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग हम क्या करते हैं, अक्सर समस्याओं से बाहर निकलने के लिए। इस कहानी का उद्देश्य यही था कि आप किसी भी सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग तब किया जाता है जब आप शैक्षणिक परिस्थितियों में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल होते हैं या परेशानी का सामना करते हैं, तो वहां पे आपको मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना पड़ता। ठीक, अब जो अगला है वह है आपका बाल मनोविज्ञान। क्या है, बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान की जो चीजें हैं वह आपके इस टॉपिक में, इस सिलेबस में सबसे ज्यादा रखी गई। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले आता है वृद्धि और विकास। तो वृद्धि और विकास के अंतर्गत हमको पढ़ना है किसका, छात्र या बालक का वृद्धि और विकास ना। विकास जो होता है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए मोदी जी जो विकसित भारत की बात करते हैं, आपका जन्म हो गया है, आप मर जाएंगे,
विकास होता रहेगा, आपको दिखाई नहीं देगा। आप कहते हैं ना कि मोदी जी इतना विकसित भारत चिल्लाए, विकास क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि विकास आपको दिखेगा नहीं, शायद आप उसको देखने के लिए न रह पाए, क्योंकि विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। और वृद्धि क्या होता है? एक सीमित अवस्था और सीमा तक होता है। जैसे कोई बालक का जब लंबाई बढ़ता है, जब कोई बच्चा बढ़ता है, बड़ा होता है, तो एक अवस्था पर पहुंचने के बाद उसकी हाइट क्या होती है? रुक जाती है। तो इसका मतलब वह उसका विकास नहीं है, उसका क्या है? ग्रोथ है, वृद्धि है। इट्स नॉट फॉर डेवलपमेंट। यह क्या है? ग्रोथ है। तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग वृद्धि और विकास पढ़ते हैं। यह क्यों पढ़ा जाता है? आप कहेंगे हम वृद्धि और विकास काहे पढ़ी? तो इसलिए पढ़ा जाता है कि जैसे अगर आप पीआरटी लेवल के टीचर हैं, 1 to 5 के टीचर हैं, तो आपको यह पता हो कि 1 से 5 तक के बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सांवेगिक विकास कितना हुआ रहता है। क्योंकि जब आप उसको जानेंगे तभी तो आप उसको समझाएंगे, सिखाएंगे। 1 से 5 का बच्चा क्या चाहिए भाई? 3 वर्ष का बच्चा है या 3 में पढ़ने वाला बच्चा है, 3 में पढ़ने वाले बच्चे को क्या चाहिए? तो उसको एंटरटेनमेंट चाहिए, खेल खेल में सीखना चाहेगा वो, उसको प्रेम चाहिए, सौहार्द चाहिए। नहीं, अनट्रेंड होकर अगर आप जाएंगे और साइकोलॉजी आप नहीं समझेंगे, तो देखते हैं न्यूज में ना कि टीचर ने क्लास 5 के बच्चे को पंखे से लटका के मारा। तो यही घटना करेंगे, आप लोग भी जाएंगे, लटका के मारेंगे, आपसे बर्दाश्त ही नहीं होगा। क्योंकि बच्चे तो शरारती होते हैं, 1 से 1 to 5 वाले। तो कहने का अभिप्राय यह है कि वृद्धि और विकास इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है, विकास की अवस्थाएं इसीलिए पढ़ाई जाती हैं कि आप हर अवस्था के व्यक्ति को या स्टूडेंट्स को जान के उसकी जानिए कि इसका सामाजिक विकास कितना हुआ होगा, इसका फिजिकल डेवलपमेंट कितना है, इसका माइंड कितना डेवलपमेंट है, इसका इमोशनल डेवलपमेंट कितना हुआ होगा, और उसी के अकॉर्डिंग आप उससे बात करिए। आप इसको टीचिंग में ही मत करिए अप्लाई, आप इसको कहीं अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे आप कहीं रिलेशन में जाइए और वहां पे क्या करिए कि जैसे किसी प्रौढ़ व्यक्ति के पास बैठिए जो जिसकी उम्र 50-45 के बीच का है, और वहां पर बैठिए और खूब बढ़िया बढ़िया आध्यात्मिक बात करिए। क्या करिए? आध्यात्मिक बात करिए। उनसे ये कहिए फलाने भगवान ऐसे, फलाने देवी ऐसे, उनके लिए ये मंत्र, उनके लिए वो मंत्र, ऐसे पूजा करना चाहिए, वैसे पूजा करिए। इतना तुम्हारी इज्जत करी है, इतना हरी बच्ची, वाह वाह वाह, बड़ा बढ़िया लड़की, बड़ी पुजारी लड़की। क्योंकि उस अवस्था में क्या है, उनको वही चीजें अच्छी लगती हैं। अब उससे कम का है तो आप जानिए कि उस एज में आपको किस तरीके से उसको ट्रीट करना है। भाई अगर एक 18-19 साल का लड़का है और उससे हम योग और ध्यान की बात करें वर्तमान समय में, तो वो हमारी बातों को उतना ध्यान से नहीं सुनेगा। लेकिन अगर मैं वही रील की बात करूं, जिम की बात करूं, तो वो हमारी बातों में बहुत इंटरेस्ट लेगा उस अवस्था में, क्योंकि उस अवस्था में उसको वही चीजें अच्छी लगती हैं। तो वृद्धि और विकास की जो अवस्थाएं हैं वह टीचिंग में इसीलिए रखा गया है कि आप हर अवस्था के बौद्धिक स्तर के अंतर्गत आप उसको क्या करें, पढ़ाएं, समझाएं और सिखाएं। इसलिए इसको क्या किया गया है, इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक, अब आप सोचिए चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत स्टडी ऑफ स्टूडेंट कितना इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ स्टूडेंट, छात्र को पढ़ना कितना कठिन होता है। एक छात्र हमारी क्लास में तीसरे नंबर पर बैठा है और हमारी हर बात पे ऐसे कर रहा है, जी सर, हाँ सर, यस सर, जी जी
और अंदर से कह रहा है घंटा नहीं समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। तो उसके व्यवहार को समझना ये बड़ा कठिन है। बहुत अगर बच्चा आप पे फोकस है, बहुत आपके हर बातों पे रिएक्ट कर रहा है, तो कोई जरूरी नहीं कि वो आपकी बात को समझ ही रहा है। यही सारी चीजें आपको क्या करना है, इस टॉपिक में सीखना है। और इसी के अंतर्गत हम लोग बुद्धि पढ़ेंगे, इंटेलिजेंस पढ़ते हैं। इंटेलिजेंस बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। इसमें हम लोग बुद्धि और बुद्धि के प्रकार और बुद्धि के मापन को पढ़ते हैं। इंटेलिजेंस क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है, और ये कितने टाइप्स का होता है, और इसका मेजरमेंट कैसे किए जाते हैं। बुद्धि लब्धि जिसको आप आईक्यू कहते हैं, आईक्यू कैसे मापा जाता है, वह सारी चीजें आपको इसमें पढ़ना होगा। यह बाल मनोविज्ञान का पार्ट है। अब अगला पार्ट आता है आपका पर्सनालिटी। यह भी आपका शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। और आपका है सृजनशीलता, क्रिएटिव, तो यह भी आपका बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। और सबसे कठिन आता है समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक में अगर देखेंगे तो बालक कई प्रकार से समस्याएं टीचर के लिए उत्पन्न कर सकता है। कोई हो सकता है क्लास में जो समस्यात्मक बालक होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं फिजिकल, जो किसी न किसी प्रकार से डिसेबल होते हैं, तो उनको समझाना थोड़ा सा अलग तरीके से होगा, और बाकी सामान्य बच्चों को समझाना थोड़ा अलग तरीके से। तो वो तो डिसेबल है, वो तो दिख रहा है कि इसको कम सुनाई देता है, इसको कम दिखाई देता है, इसकी कम बुद्धि है। सबसे खतरनाक तो हऊ हन जो बहरवा से तो ठीक हन, अंदरवा से डिसेबल हन। उस सबके पकड़ा बड़ा कठिन। आओ कुल कुल पकड़ लेबा तो लोग कब, जब ही बीएड पढ़ लेबा तब। जैसे ही बीएड आप पकड़ लेंगे, आप समझ जाएंगे कि कौन सच में चांद तारा तोड़कर ला सकता है और कौन झूठा कहता है। बीएड कितना जरूरी है आप सोच लीजिए। ये बीच बीच में इसलिए बोलते हैं कि आप लोग का लेक्चर में मन लगा रहे, और ये सच में है। अगर आप इस कोर्स को अच्छे से पढ़ लेंगे, इसको अच्छे से सीख लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे और सीख लेंगे, तो ये सच में पॉसिबल है। ये सच में पॉसिबल है। आप किसी व्यक्ति के व्यवहार को ऑब्जर्व करके बता देंगे। हमारे साथ कुछ ऐसे ऐसे बीएड ट्रेनरों से हम मिले हैं, एमएड ट्रेनरों से जो हम मिले हैं, कि वो दो आदमी वहां बात कर रहे हैं, अगर हाथ हिला के, तो ये यहां से बता देते थे कि वहां कौन सी बात हो रही, वहां कौन सी बात हो रही है, वो बताते हैं। जैसे कि सास और पतोह गाने में जो ढोली जाला, पतोह वहां का बतियावत था, सास यहां से बता दी कि देखो क्या कहा था। और अगर सास बतियावत था तो पतोह यहां से बता दी कि सास का बतियावत है। काशी की उस सबके पता है कि हमार बुराई बतियावत चाहे कुछ हो जाए। तो आप लोग ये जान लीजिए, तो लोग के कहीं ना कहीं पतोह बने के है, और तो लोग के कहीं ना कहीं दामाद बने के है। ऐसे बीएड प्रोग्राम में एजुकेशन साइकोलॉजी आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। बुराई भी करा तो वैसन करा कि सास सोचे तारीफ कर था। यह स्किल आपको कहां से आएगा, बीएड करने के बाद आए। इसलिए बीएड को हल्के मत लो। मैं बार बार कहता हूं, बीएड करने वाले साधारण जीव नहीं होते। बीएड करने वाले साधारण जीव नहीं है। आप मेरे इस वर्ड को मोटिवेशन में भी ले सकते हैं, इसे मजाक में मत लीजिए, इसे मोटिवेशन में भी ले सकते हैं कि वास्तव में आप साधारण नहीं हैं, आप असाधारण हो गए हैं, क्योंकि अब आप टीचर बनने की प्रक्रिया में सम्मिलित हो गए हैं। और टीचर कभी साधारण नहीं होता, वह फटीचर होता है।
मतलब फटीचर नहीं होता है, वो असाधारण होता है, समझ रहे हैं। तो इसलिए शिक्षक बनना बहुत कठिन है। ऐसे तो कोई मास्टर बन जाई, लेकिन हई मनोविज्ञान, दर्शन, टेक्नोलॉजी ई कुल पढ़ल मास्टर तो के बहुत कम मिले हैं। और अगर कुल पढ़ल लिखल मास्टर तो के मिल गईलन, बीएड करने वाली लड़की अगर ढंग से बीएड करके जाए तो पूरे ससुराल पर राज्य कर सकती है, इतना वो ट्रेंड हो जाएगी। तो बीएड हर चीज में, मतलब कहने का अभिप्राय यह है कि ये आपके जीवन का अभिन्न अंग है, इसमें बहुत कुछ सीखते हैं। इसको हम लोग प्रोफेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं, हर जगह इसको हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आपका जो हम समस्यात्मक बालक बता रहे थे, तो यह भी आपको इसी के अंतर्गत क्या करना है, पढ़ना है। ठीक, तो ये पूरा जो था वह एक आपको पूरा का पूरा एजुकेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें पढ़नी है और यह आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, यह सारी चीजें हम आपको क्या किए, बता। ठीक, अब एक एक चीजों को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए इसी के अंतर्गत हम लोग लर्निंग भी पढ़ते हैं। लर्निंग जिसको मनोविज्ञान की भाषा में अधिगम कहा जाता है। अब लर्निंग का मतलब तो आपको यह लगता होगा सीखना, लेकिन मनोविज्ञान केवल सीखने को लर्निंग नहीं कहता। अधिगम का मनोविज्ञान में अर्थ होता है सीख कर करना। जब तक चीजों को आपके व्यवहार में न उतारा जाए, यानी जब तक कोई चीज आपके व्यवहार में दिखने न लगे, तब तक हम उसको लर्निंग नहीं मानेंगे। और लर्निंग कैसे कराई जाती है, उसमें बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के हम थ्योरी पढ़ेंगे, जैसे पावलोव का, कोहलर का, वर्दाइमर का, स्किनर का। इनके हम लोग थ्योरीज को पढ़ेंगे कि वह कैसे सिखाते थे। आप सोचिए, कभी जो मदारी वाले होते हैं, आप देखेंगे कि बंदर को जैसे जैसे बोलते हैं तैसे तैसे करता है। अभी देखेंगे ये चीज, कहेंगे बंदर से थाली सर पे रख, उठा के रख लेगा, नीचे रख, नीचे रख लेगा। कभी देखे जो बड़े बड़े सर्कस में शेर को, टाइगर, इतने हिंसक जीवों को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, जानते हैं? तो ये सब मनोविज्ञान का है। आपको पता है हाथी जो पालने वाले होते हैं वो हाथी को कैसे बांधते हैं? आपको बताते हैं। देखिए, हाथी का जब बच्चा छोटा होता है तो उसको मजबूत सीकर से सब लोग बांधते हैं और उसको हमेशा 24 घंटा बांधे रखते हैं। ठीक है, अब उस खूंटे से, यानी ये जो खूंटा है, उससे जो बंधा हुआ जो आपका हाथी है, वह हाथी का जो छोटा सा बच्चा है, ठीक है, वह बच्चा बार बार इसको तोड़ने का प्रयास करता है और ये तोड़ नहीं पाता है, क्योंकि इससे मजबूत सिकड़ लगाया गया रहता है और वह 24 आवर लगाया गया रहता है, 24 घंटा लगाया गया रहता है, 24 घंटा लगाया गया रहता है। अब आपको बता दे कि जब ये हाथी का बच्चा बड़ा होता है, 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 और जब बहुत बड़ा हो जाता है ना, जब बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको पतले से रस्सी से खूंटा में बांध दिया जाता है। वो खाली जोर से ऐसे कर दे तो पूरा खूंटा कबर जाएगा, लेकिन वो उसी में बंधा रहता है, क्योंकि वो बचपन में उसके दिमाग में ये भर दिया गया है कि तुम कितनों जान लगा लो ये टूटेगा नहीं। यानी उसको सिखा दिया गया है ये चीज कि हम कितना भी ताकत का इस्तेमाल करें, ये टूटने वाला नहीं है। यही है लर्निंग। ये क्या है? ये लर्निंग है। आपको कोई चीज कैसे सिखाया जाता है, आप किस चीज को पॉजिटिव वे में सीखते हैं, किस चीज को नेगेटिव वे में सीखते हैं, ये पूरा का पूरा लर्निंग प्रोग्राम भी हम लोग इसी के अंतर्गत क्या करते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। मैं ये सारी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत मजेदार पेपर,
बहुत ही मजेदार पेपर है और अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। इतना मजा आने वाला है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप एजुकेशन साइकोलॉजी के हर वीडियो को लास्ट तक एकदम देखा करिए और देखिएगा, आप उससे बहुत कुछ सीखेंगे और हर प्रोफेशन, हर सेक्टर में आप इसको अप्लाई करके एक अच्छे पर्सनालिटी और एक अच्छे शख्सियत का निर्माण करेंगे। जो बच्चे बाद में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करते हैं उनको एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ने के उपरांत वो सब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें तो आप तीनों चीज पढ़ रहे हैं। आप जब शिक्षण मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो शिक्षण मनोविज्ञान में टीचर, टीचिंग, और टीचिंग कौन करता है? टीचर। तो टीचर कौन है? व्यक्ति है। तो आप व्यक्ति का मनोविज्ञान सीख लिए। इसके साथ साथ बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी, अब इसमें बच्चों का मनोविज्ञान आप सीख लिए। तो आप जब इतनी चीजें सीख गए तो आप हर जगह क्या करेंगे? अच्छे से अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। यह सारी भूमिका जो थी वह आपके विषय को लेकर था कि यह विषय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही मजेदार है। अब सीधे आते हैं टॉपिक पे, आते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी वाले पार्ट्स पे आते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमें क्या करना है, यह वाला टॉपिक यानी शैक्षिक मनोविज्ञान को पढ़ना है, जिसका कि कुछ कुछ अंश हम आपको बता भी दिए, यानी उसका अर्थ और क्षेत्र हम आपको बता दिए। अब प्रासंगिकता और व्यक्तिगत अंतर, अर्थ, प्रकार, कारण और शैक्षिक निहितार्थ, इन बिंदुओं पर हम लोग धीरे धीरे एक एक पॉइंट पे क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आते हैं और बात करते हैं सबसे पहले आपका शैक्षिक मनोविज्ञान के अर्थ के बारे में, इस पे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अर्थ की अगर बात करें तो शैक्षिक मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो विद्यार्थियों के मानसिक प्रक्रियाओं, व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है ताकि शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। हमने क्या कहा? व्यवहार के रूप में हमने इसको डिफाइन किया। इससे पहले हमने इसको कैसे डिफाइन किया? व्यवहार के रूप में बताया है, क्योंकि व्यवहार ही सबसे महत्वपूर्ण है। भाई अगर आप कोई किसी छात्र को कोई विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं, पढ़ने के बाद भी अगर उसके व्यवहार में परिवर्तन आया ही नहीं तो फिर काहे का पढ़ाई? किस बात का पढ़ाई? भाई अगर वो शैक्षिक मनोविज्ञान नहीं जान रहा है और इतना बताने के बाद भी न जान पाए, न समझ पाए, तो फिर हमारे इतना चिल्लाने का क्या मतलब? फिर तो मेरा टीचिंग पूरा वेस्ट है ना। 90% टीचर इंडिया में वही है, उनका पूरा टीचिंग क्या होता है? फुल्ली वेस्ट। उनको ये लगता है कि हमसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है, हमसे बड़ा कोई ज्ञाता नहीं है। वह अपने विषय वस्तु को जबरदस्ती छात्रों पर थोपते चले जाते। आप शिक्षक वह है जो अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से क्लास में आ जाए। अच्छा शिक्षक वह है जो समय समय पर ज्ञानी और समय समय पर मूर्ख बन जाए। क्लासरूम में समय समय पर ज्ञानी और समय समय पर मूर्ख बनना होगा आपको। क्लास में कई बार ऐसे शिक्षक आपको मिलेंगे जो कि सरल से सरल चीजों से आपसे पूछते होंगे, कहते होंगे अरे यार ये क्या होता है, ये तो हम भूल गए, हमको। और उस समय आप बिल्कुल मोटिवेट होकर उत्तर देते हैं। तो इससे क्या बढ़ता है? कम्युनिकेशन, आपसी समझ बढ़ती है। तो ये सब टीचिंग का बहुत अच्छा पार्ट्स है। मजेदार शिक्षक बनना बहुत कठिन है। एक अच्छा सोचिए, आप सपोज दैट कभी सोचिए कि आपको 3 से 4 घंटे का टीचिंग करना हो और जैसे ही आपने टीचिंग स्टार्ट किया है वैसे ही आप लास्ट तक टीचिंग को बनाए रखिए और बच्चे वैसे ही एकदम प्रसन्न हो, बिना थके क्लास को करते रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते हुए बाहर निकले और जाके बोले आज मजा आ गया। ये क्लास का मतलब ये होता है। आपकी क्लास ऐसी होनी चाहिए, आपका टीचिंग ऐसा होना चाहिए कि क्लासरूम से अगर 50 बच्चे बाहर निकले तो बहुत मुस्कुराते हुए और अच्छी तरीके से निकले और अंदर से उनके यह फीलिंग आए
कि आज तो मजा आ गया। ऐसे न हो कि जैसे प्राइमरी स्कूल का छुट्टी होता है और बस्ता लेके बच्चे खेते खेते ऐसा भागते हैं, पिन 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 लाडो ना नाइस डे। ऐसा टीचिंग आपका नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं पढ़ाना आसान है, मैं मानता हूं कि लोगों को लगता है कि पढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन हम पढ़ाते नहीं हैं, हम सिखाते हैं, और सिखाना बड़ा कठिन है। अगर पढ़ाना है तो आसान है, लेकिन सिखाना है तो कठिन। तो जो बीएड ट्रेनिंग होता है, यानी जो बीएड ट्रेनिंग होता है, जो बीएड वालों को जो आता है टीचिंग करने, लेक्चर लेने, उसका मूल उद्देश्य होना चाहिए आपको सिखाना, न कि पढ़ाना। तो शैक्षिक मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो विद्यार्थी की मानसिक प्रक्रियाओं, व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन कराता है। देखिए यहां सारी बातें हो गई। मानसिक प्रक्रिया यानी स्टूडेंट्स का मेंटल लेवल, विकास की बात हुई, वृद्धि और विकास की बात हुई। यहां अब व्यवहार, अधिगम की बात हुई, लर्निंग की बात हुई ना, और यहां सीखने की प्रक्रिया का क्या करता है, अध्ययन कराता है, ताकि शिक्षा को क्या किया जा सके, अधिक प्रभावी बनाया जा सके। इसको और अच्छे से डिस्क्राइब किया गया और कहा गया यह अध्ययन है कि विद्यार्थी कैसे सीखते हैं, सोचते हैं, याद करते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं, तथा शिक्षक कैसे उन्हें प्रभावी रूप से शिक्षित कर सकते हैं। यानी शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम यह सीखते हैं या पढ़ते हैं या जानते हैं कि विद्यार्थी कैसे सीखता है। विद्यार्थी मतलब कोई व्यक्ति, विद्यार्थी मतलब कोई व्यक्ति। अब आप सोचिए कि यह कितना इंपॉर्टेंट है कि कोई व्यक्ति कैसे सीखता है, कैसे सोचता है, कैसे याद करता है और कैसे समस्याओं का समाधान करता है। यह जानना सोचिए कि कितना बढ़िया है, और कैसे उन्हें प्रभावी रूप से शिक्षित कर सकता है। यह पूरा का पूरा आपका शैक्षिक मनोविज्ञान के अर्थ के रूप में बताया गया, यानी मीनिंग ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें आपको बताई। आगे चलते हैं और इसके डिफिनेशन की बात करते हैं। यानी सबसे पहले हम डिफिनेशन में बात करेंगे एडर्सन का। एडर्सन ने शैक्षिक मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा कि शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा की प्रक्रिया में बच्चों के मन, व्यवहार और विकास का अध्ययन करता है। क्या कहा इन्होंने? यानी एडर्सन ने शैक्षिक मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कह रहा है कि शिक्षा की प्रक्रिया में बच्चों के मन, व्यवहार और विकास का अध्ययन है। मन का अध्ययन है और व्यवहार का अध्ययन है, और इसके साथ साथ विकास का अध्ययन। इसी तरीके से अगर रसेल की बात करें तो शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान नहीं बल्कि मानसिक और बौद्धिक विकास है। यानी इन्होंने डिफाइन करते हुए कहा कि शैक्षिक मनोविज्ञान वह है जो ज्ञान नहीं बल्कि मानसिक और बौद्धिक विकास करता है। इसके साथ साथ अलग जो डिफिनेशन है वो आपका यहां दो लोगों का ही डिफिनेशन है। एक स्किनर का आप लिख सकते हैं कि शैक्षिक मनोविज्ञान वह है जो छात्र के व्यवहार का क्या करता है, अध्ययन करता है। शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत छात्रों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब आगे चलते हैं और स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी यानी शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या क्या है। क्षेत्र में अगर देखें तो यहाँ पे कुल 5 क्षेत्र बताए गए। पहला आपका क्या है, कॉग्निटिव यानी ज्ञानात्मक। दूसरा है अफेक्टिव यानी भावनात्मक। फिर है क्या, सोशल यानी सामाजिक, और बिहेवियरल यानी व्यवहारिक, और डेवलपमेंट यानी विकासात्मक। इन्होंने बताया कि शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है ज्ञानात्मकता, भावात्मकता, सामाजिकता, व्यवहारिकता और विकासात्मकता।
यानी ज्ञान। अब ज्ञानात्मक की बात करें तो सीखने की प्रक्रिया, स्मृति, ध्यान, समझ और समस्या का समाधान। विद्यार्थियों की रुचि, प्रेरणा, आत्मविश्वास, भावना और मूल्य। विद्यार्थियों के बीच सामाजिक संबंध, सहयोग और सहानुभूति। आचरण, आदत, अनुशासन और नैतिकता। और विकासात्मक में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के चरण। यह सभी चीज शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र है। क्या क्या क्षेत्र है? तो सीखने की प्रक्रिया, स्मृति, ध्यान, समझ और समस्या का समाधान। इसके साथ विद्यार्थी की रुचि, प्रेरणा, आत्मविश्वास, भावना और मूल्य। इसके साथ विद्यार्थियों के सामाजिक संबंध, सहयोग और सहानुभूति। साथ ही आचरण, आदत, अनुशासन और नैतिकता और शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के चरण। यह सभी के सभी शैक्षिक मनोविज्ञान के क्या है? क्षेत्र है। आगे चलते हैं और अब हम लोग शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रासंगिकता पे बात करेंगे, यानी प्रिवलेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में हम लोग बात करें। शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रासंगिकता की बात करें तो कुल 5 पॉइंट बताया गया। शिक्षण में सुधार, व्यक्तिगत अंतर को समझना, प्रेरणा और रुचि का विकास, शिक्षा का उद्देश्य और सामाजिक व्यवहार। यह आपका शैक्षिक मनोविज्ञान की क्या है? प्रासंगिकता है। अब बताया गया है कि शिक्षक को यह समझने में मदद करता है कि छात्र कैसे सीखते हैं और किस विधि से अधिक प्रभावी सीखते हैं। ठीक है, यानी छात्र कैसे सीखते हैं और किस विधि से सबसे अच्छा सीख सकते हैं, प्रभावी सीख सकते हैं। कुछ छात्र होंगे जो अच्छे से समझाने पर, अच्छे से एग्जाम्पल देने पर क्या करते होंगे? समझ जाते होंगे। कुछ ऐसे छात्र होंगे कि बिना लतियाने, बिना मरले सीखते न होंगे। दंड भी सिखाने का एक जरिया होता है। दंड जो होता है वह भी एक सिखाने का क्या है? जरिया होता है। जैसे आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो और स्कूल से लौटने के बाद अपना जूता, बैग, बॉटल पूरे घर में इधर उधर छींट मारता हो। आप उसको बार बार समझाएं लेकिन वह सुधरेगा नहीं, प्रतिदिन वैसे ही करेगा। एक दिन जैसे छींटे पकड़ के कस के मार दीजिए, उसके बाद आप नहीं रहेंगे तभी छीटेगा। आप अगर हैं रूम में तो नहीं छीटेगा, क्योंकि उसके अंदर ये चीज बैठ गया। दंड क्या करेगा? वो बैठ गया उसके मन में कि अगर मैं ऐसे ऐसे करूंगा तो मारेंगे, चाचा मारेंगे, बुआ मारेंगे, दीदी मारेंगे, मम्मी मारेंगी, कुछ भी। तो दंड भी एक सिखाने का क्या है? जरिया है। एक बहुत अच्छी कहानी आपको हम बताते हैं। एक बार एक गुरुजी थे और गुरुजी अपना गुरुकुल चलाते थे और उस गुरुकुल में उनके 4-5 शिष्य थे। चारों 5 शिष्य में काफी कंपटीशन था। इतना कंपटीशन था कि कोई काम करना नहीं चाहता था। सब सोचता था कि मेरा काम ये करे, मेरा काम ये करे, मेरा काम ये करे। और गुरुजी को आदत थी, वह सुबह उठकर प्रातः काल रोज क्या करते थे? यज्ञ करते थे। क्या करते थे? यज्ञ करते थे। और जब यज्ञ करते थे तो यज्ञ के अंतर्गत यानी हवन सामग्री का जितना भी सामान होता था यज्ञ के दौरान, वो सारी चीजें अपने शिष्यों से एक दिन बोले। सुबह उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मैं कल यज्ञ करूंगा। यज्ञ करने से पहले हवन कुंड के आसपास यानी यज्ञ के दौरान जो सामग्री होती है वह सारी सामग्री आप लाके वहां पे रख दीजिएगा। अब वहां पे गुरुजी पहुंचे और गुरुजी जब बैठ गए आसन पर तो उन्होंने सारे सामग्री पर नजर दौड़ाया और अपने शिष्यों से कहा कि अरे रे रे, सब चीज तो तुम लोग रख दिए, कुल चीज तो आ गल, तुलसी दल छूट गल। तुलसी दल मतलब तुलसी का पत्ता, जो काफी पवित्र होता है, उसको जल में डाल दिया जाए
तो उस जल की वैल्यू गंगा जल के समान होगी। तो पूजा के दौरान बैठे हुए गुरुजी ने कहा कि तुलसी दल भूल गए हो तुम लोग, जाओ एक लोग तुलसी दल लेके आओ। अब एक लड़का कह रहा है उसमें, गुरुजी तुलसी दल का होता। देखिए, अब वो बहाना वहां से, चारों में कंपटीशन था काम न करने को लेकर। अब काम न करने को लेकर जब कंपटीशन था, वो काम करना नहीं चाहता था, तो गुरुजी बोले कि जाओ तुलसी दल लेकर आओ। कहे जाओ चिंटू तुलसी दल लेके आओ। चिंटू कहा कैसन तुलसी दल, हम नहीं जाने तुलसी। अरे गुरुजी कह रहे, अरे तुम तुलसी दल नहीं जानते? कहे ना। है अरे वो जो, अब शिष्य कह रहा है कि सर गुरुजी वही जो ना आम के पेड़ की तरह खूब बहुत बड़ा सा होता है और उस पे चढ़कर तुलसी का पत्ता तोड़ा जाता है। गुरुजी समझ गए हो कि बहाना कर रहा है, जाना नहीं चाह रहा है। फिर दूसरे से कहे कि चिंटू के बाद पिंटू से बोले कि तुम चले जाओ तुलसी दल ले आओ। अब वो उसके मन में ये आ गया कि ये नहीं गया तो हम क्यों जाए। वह भी कह रहा है, गुरुजी तुलसी दल हम भी नहीं जानते कैसा होता है, वही ना जो लौकी और नेनुआ के पेड़ की तरह जमीन पर ऐसे फैला रहता है। अच्छा, कहे मैं तुम लोगों को बताता हूं आज कि तुलसी दल कैसा होता है। सब कहे ठीक है गुरुजी, चलिए बताइए। कहे ऐसे नहीं बताएंगे, मैं यहां बैठ गया हूं, अब मैं उठूंगा नहीं आसन से, चल के नहीं जाऊंगा, तुम लोग मुझे उठाकर बगीचे में ले। अब चिंटू पिंटू सोचे ऐसे अच्छा तो तुलसी दलवे लिया रही, गुरुजी के इतना भारी के उठाई। और अंत में गुरुजी कहे उठाकर मुझे कंधे पर बैठाकर बढ़िया से उठाकर ले चलो बगीचे में, आज मैं तुम्हें तुलसी दल बताऊंगा कैसा होता है। अब जैसे ही गुरुजी ऐसा बोले, सबके मन में ये आ गया कि इससे अच्छा तो तुलसी दल लेते आए। और वह गया, एक बच्चा दौड़कर तुलसी दल तोड़ के लेते आया कि गुरुजी के उठावे से अच्छा तुलसी का पत्ता वह उठा लिया। तो टीचर ने वहां क्या किया, गुरु ने क्या किया, उनको सिखाया कि आलस्य से भी कैसे आपको भगाया जा सकता है। पर्पस, टीचर का जो पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था, गुरु का वह उद्देश्य था हवन के सामग्री में या हवन के समय तुलसी दल का होना, और उसे वह छात्र से किसी न किसी तरीके से मंगवा लिए, उनका पर्पस पूरा हो गया। तो सिखाना बड़ा कठिन होता है कोई चीज। पुरस्कार, जैसे मैंने कहा दंड क्या है, दंड से भी व्यक्ति को सिखाया जा सकता है, और पुरस्कार ये तो बहुत बढ़िया काम करता है। पुरस्कार आप आगे साइकोलॉजिकल थ्योरी को जब पढ़ेंगे तो पुरस्कार तो बहुत ही अच्छा होता है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। बस आपको यह जानना होगा कि जो सामने वाला है उसको कौन सी चीजें अच्छी लगती, उसके लिए मैं ऐसा क्या करूं या मैं ऐसा क्या दूं कि वह उसको पुरस्कार यानी अवार्ड जैसा लगे, और उसको प्राप्त करने के बाद वह प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए, एकदम आनंदित हो जाए। जैसे आप कई बार देखते हैं जब बच्चों को कोई काम कहते हैं घर में कि ये काम कर दो, तो वो कहेगा नहीं नहीं करेंगे। फिर आप कहते हैं कि जाओ अगर कर दोगे तो मैं तुमको एक चॉकलेट दूंगा, उसके बाद बच्चा तुरंत काम करके आता। कई बार कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि जो पुरस्कार होता है वह भी क्या करता है, आपके लर्निंग में क्या करता है, फायदा पहुंचाता है, मदद करता है। अब आप ये देखिए कि सामने वाले को किस चीज की आवश्यकता है, कौन से पुरस्कार को प्राप्त करने के उपरांत वो क्या कर सकता है, हमारे शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करें। तो ये सारी चीजें आपको शिक्षण मनोविज्ञान के अंतर्गत सीखना होगा कि छात्र कैसे सीखते हैं और किस विधि से अधिक प्रभावी सीख सकते हैं। देखिए,
यहां पे मैंने दो विधि बताया, एक हमने दंड विधि बताया और दूसरा हमने पुरस्कार बताया। एक क्या बताया हमने? दंड बताया, और दूसरा हमने आपको क्या बताया? पुरस्कार। तो यह प्रासंगिकता अगर देखा जाए तो हम यह देखेंगे कि किस विधि से वो अच्छा सीख सकता है, कौन सा ऐसा है जिससे वो सीख सकता है या प्रसन्न हो सकता है, तो उस विधि को हम क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। और इसकी समझ हमारे अंदर कैसे आएगी? एजुकेशन साइकोलॉजी को पढ़ने के बाद। दूसरा कह रहा है व्यक्तिगत अंतर को समझना। बाप रे बाप, ये तो बहुत ही कठिन है। क्लास में अगर देखा जाए तो क्लास में सबका जो सोच होता है, यानी जिसका जो आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है, वह सभी बच्चों का एक जैसा नहीं रहता। सबका जो नजरिया है, मनोवृत्ति जो है या अभिवृत्ति जो है, वह क्या होता है? अलग अलग होता है। हर व्यक्ति की अभिवृत्ति अलग अलग होगी। किसके मन में क्या चल रहा है, किसके मन में समझ में आ रहा है, किसको किसको नहीं समझ में आ रहा है, किसका कितना मानसिक स्तर है, सोचिए कितना कठिन काम है। क्लास में अगर 25 बच्चे बैठे हुए हैं तो आप ऐसा क्या बोलें, क्या पढ़ाएं, क्या समझाएं कि जिसका मस्तिष्क विकसित है वो भी समझ जाए, वह भी अनुशासनहीनता न करे, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है, जिसका मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं हुआ है, जिसका आईक्यू अच्छा नहीं है, वह भी आपकी बातों को कैसे समझे। बहुत कठिन होता है टीचिंग। अगर आप समझाने और सिखाने पर उतर जाएंगे तो टीचिंग आपको कठिन लगने लगेगा, और लेकिन बहुत मजा आएगा। लेकिन केवल पढ़ाने और कोरम पूरा करने और सैलरी लेना चाहेंगे, बस महीना में मिल जाए 10, 20, 25 हजार, बिना मन का हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमको सैलरी मिलती है, और कौन कमवे करब, सोचिला ही में पढ़ा दे तो 10-20 हजार रुपया मिल जाए, घरे खर्चा चले। बिना मन का कोई काम नहीं करना। मैं आज भी यही कहता हूं कि अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में सच में जुड़ना चाहते हैं तो आप मन बनाइए। और मैं आपको बताऊं कि अगर मन नहीं है आपका तो आप पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास मेरे साथ कर लीजिए, मैं आपका मन बना दूंगा। अगर टीचिंग में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो मैं आपसे ये विश्वास आपको दिलाता हूं कि आप सारे लेक्चर को अच्छे से अटेंड करिए, सीखिए, आपको इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इसका दूसरे पार्ट की बात करते हैं हम लोग, व्यक्तिगत अंतर। व्यक्तिगत अंतर को समझना, हर व्यक्ति की अभिवृत्ति और मनोवृत्ति को समझना, हर व्यक्ति के अंडरस्टैंडिंग लेवल को समझना, उसके नॉलेज लेवल को समझना, यह बहुत कठिन होता है। और हर व्यक्तियों के व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर अपने शैक्षणिक उद्देश्य को प्राप्त करने की कला आप कहां से सीखते हैं? तो शैक्षिक मनोविज्ञान से सीखते। आगे है प्रेरणा और रुचि का विकास, मोटिवेशन और इंटरेस्ट। ठीक है, तो आप किसी छात्र के अंदर सीखने का, उसको कैसे आप सीखने के लिए अभिप्रेरित कर देंगे और कैसे उसमें रुचि पैदा कर देंगे, बहुत कठिन है। हम बहुत लोग ऐसे मिले हमको जिनको किसी चीज में रुचि नहीं था, हम रुचि पैदा कर दी। रुचि पैदा करना बहुत कठिन होता है और अच्छी चीजें हैं, और उस रुचि को करने के उपरांत आपको अच्छा फील हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है, तो वह रुचि क्या करना चाहिए? पैदा करना चाहिए। सीखना। अब सोचो, ये बताओ, किसी चीज को अभिप्रेरित करना,
अब आप सोचिए किसी को कोई काम कराना कितना कठिन होता है। आप सोचिए, आप बताइए, चलिए आप लोग को एक टास्क देते हैं, आप लोग को एक टास्क देते हैं, देखें कितने लोग अपने घर वालों को अभिप्रेरित कर पाते हैं। कोई ऐसा काम लेके आप अपना जाइए और घर वालों से कहिए कि हमको ये काम करना है, देखिए कौन आपके काम करने के लिए अभिप्रेरित होता है, प्रेरणा लेता है। तो किसी भी काम को करवाने के लिए लोगों को अभिप्रेरित करने का जो कला है वह भी आप किसमें सीखेंगे? एजुकेशन साइकोलॉजी में सीखेंगे। इसकी बहुत अच्छी बुक आती है एसपी गुप्ता और अलका गुप्ता की, एसपी कुलश्रेष्ठ की भी बुक आती है, और डॉक्टर आपका केपी पांडे का भी बुक आता है, शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत अच्छा बुक है, बहुत ही बढ़िया बुक है। अब आगे चलते हैं और हम लोग पढ़ते हैं शिक्षा का उद्देश्य, यानी शिक्षा को व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में मार्गदर्शन देता है और छात्रों के सामाजिक व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य को समझकर शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। यही शैक्षिक मनोविज्ञान की क्या है? प्रासंगिकता है। अब आगे आता है आपका जो टॉपिक है वो है आपका व्यक्तिगत अंतर। क्या है? व्यक्तिगत अंतर। क्योंकि आपके एग्जाम में समय कम बचा हुआ है, इसलिए मैं एक यूनिट पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा। आपका वीडियो हो सकता है लंबा हो, लेकिन अगर आप पूरे वीडियो को अटेम्प्ट कर लेंगे, पूरा वीडियो आप अच्छे से देख लेंगे, तो मैं आपको बताऊं एजुकेशन साइकोलॉजी का जो पेपर है और जहां से आपके बहुत परीक्षा के प्रश्न आने वाले हैं, वो काफी कुछ आज इस यूनिट से ही कवर हो जाएगा। तो अब हम लोग व्यक्तिगत अंतर को पढ़ेंगे, जिसको हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस। अब व्यक्तिगत अंतर का अर्थ क्या होता है यह देख लेते हैं कि व्यक्तिगत अंतर का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो व्यक्तिगत अंतर का तात्पर्य है एक समान उम्र और शिक्षा के स्तर के छात्रों में ज्ञान, बुद्धि, रुचि, प्रेरणा, स्वभाव और व्यवहार में भिन्नता होना, जिसकी बात अभी कुछ देर पहले हम कर रहे थे। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब यहां पे क्या है? यही है कि शिक्षा के स्तर के छात्रों में, जिसको आप पढ़ा रहे हैं, जैसे आप बीएड कर रहे हैं ना, आप बीएड कर रहे हैं, अब बीएड के अभ्यर्थियों के लिए, बीएड के अभ्यर्थियों का ज्ञान, बुद्धि, रुचि, प्रेरणा, स्वभाव और व्यवहार सबका अलग अलग होगा कि नहीं? और सबके ज्ञान, बुद्धि, रुचि, प्रेरणा, स्वभाव और व्यवहार को जानकर अपने शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त करता है टीचर। सोचिए कितना कठिन है। और यही कला आपको इस प्रोग्राम में सिखाया जाता है। आप किसी के रुचि को, व्यवहार को, बुद्धि को, ठीक है, कैसे जान सकते हैं, या आप कैसे समझकर उसको अपनी चीजें बता सकते हैं या समझा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति में कोई ना कोई व्यक्तिगत दोष होता है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है, लेकिन गुस्से के समय वो एकदम पागल हो जाता है। सही और गलत का फैसला गुस्से के समय नहीं कर पाता है। तो आप उसके गुस्से को शांत कैसे कर सकते हैं? आप सोचिए, क्रोध, किसी के क्रोध को समझना और उसके क्रोध को शांत करना कितना कठिन। तो आपको वह चीज, कोई चीज एक ऐसा समझना होगा कि इसके क्रोध को हम कैसे शांत कर सकते। कोई व्यक्ति है जो आप पर ध्यान नहीं दे रहा है, फोकस नहीं कर रहा है, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आप सोचिए कि कौन सी ऐसी कमी है कि जिस पर वो क्या हो रहा है, स्थिर नहीं हो पा रहा है, अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। कई बार आपके अंदर ये चीजें आती हैं कि पहले तो आप ऐसे नहीं थे, बाद में आप ऐसे। तो पहले ऐसा क्या था और बाद में ऐसा क्या हो गया? यह क्या है? यह सब कुछ आपको शैक्षिक मनोविज्ञान सिखाएगा।
हर चीज शैक्षिक मनोविज्ञान आपको सिखाता है। शैक्षिक मनोविज्ञान अगर आप सीख ले तो आपके व्यक्तित्व में इतना चुंबक आ जाएगा कि आदमी आपके पीछे पीछे घूमने। चलिए आगे बताते हैं आपको कि सभी छात्र समान नहीं होते, हर छात्र की क्षमता, रुचि, सीखने की शैली अलग होती है। तो अब बताइए, क्लास में तो है यहाँ पे मान लो 40-50 बच्चे हैं। अब 40-50 बच्चों की अगर हम बात करें तो भाई हर छात्र का क्षमता, रुचि और सीखने की शैली तो अलग अलग न है। अब हमारे रुचि देख ला, हमारे रुचि देख ला कोनो और चीज में है, सबका रुचि अलग अलग होता। हो सकला हमारू रुचि जो इंटरेस्ट हमें वही से सेटिस्फेक्शन मिलत हो, आराम मिलत हो, खुशी मिलत हो। भाई हर व्यक्ति का अपना मनोदशा है। लेकिन अगर हम एक रिश्ते में हैं, तो जैसे स्टूडेंट टीचर, अगर हम कोई एक रिश्ते में, आप रिश्ते को एग्जाम्पल मान लीजिए या फिर आप टीचिंग को ही मान लीजिए, तो अगर हम किसी रिश्ते में हैं या टीचर और स्टूडेंट का अगर कोई रिलेशन है तो हम ये देखना होगा, अगर मान लीजिए कि एक दूसरे से हम जुड़े हैं और बिना एक के दूसरे का काम नहीं हो सकता, बिना टीचर के स्टूडेंट भी बेकार हो जाएगा, बिना स्टूडेंट का टीचर भी बेकार है, बिना टीचर का स्टूडेंट भी बेकार हो जाएगा और बिना स्टूडेंट के टीचर भी खराब हो जाएगा। तो इससे अच्छा है क्यों ना इस टीचर स्टूडेंट के बॉन्डिंग को हम लोग क्या करें, बना के चले। कुछ चीजें हमें नहीं अच्छा लगती फिर भी हम इसके लिए करेंगे, और कुछ चीजें इसको अच्छी नहीं लगती लेकिन फिर भी हम इसके लिए करेंगे, क्योंकि हमें बॉन्डिंग बना के रखनी है। क्योंकि जब तक हमारी बॉन्डिंग मजबूत नहीं होगी तब तक हम अपने उद्देश्यों को नहीं प्राप्त करेंगे। आप अगर वही आदत आपके अंदर है, आप क्लास में गए, सोचिए कैसा होता होगा, आप सोचिए कैसा फील होगा कि एक क्लासरूम में, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, 50 बच्चों के क्लासरूम में 30 बच्चे पढ़ने वाले हैं, 30 नहीं पढ़ने वाले, 20 नहीं पढ़ने वाले, 30 बच्चे पढ़ने वाले हैं, 20 नहीं पढ़ने वाले हैं। अब जो 30 पढ़ने वाले हैं वह हर काम से खाली होकर, हर काम छोड़कर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर क्लास में आके बैठ के आपका इंतजार कर रहे हैं कि सर की टाइम। बहुत अच्छे से समझना, तुम्ही लोग के लिए है और इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। आप ये सोचिए, कोई व्यक्ति क्लास में बैठा है 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा या 1 घंटे, 1.5 घंटे से बैठा है कि सर आएंगे, क्लास लेंगे, पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, और सर क्लास में आते ही बोले आज बहुत थक गई, आज बैठे दे काल पढ़ाई। अब सोचिए जो 30 बच्चे पढ़ने वाले थे उन पर क्या है। और यही चीज अगर आप एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, अगर बार बार करने लगे तो जो बॉन्डिंग है वो क्या होगी, टूटने लगेगी। टूटने लगेगी कि नहीं? तो बॉन्डिंग अगर कहीं किसी रिश्ते में कमजोर हो रहा है तो कमी है, और कमी हम ही आप में है, टीचर स्टूडेंट में ही, दोनों की बॉन्डिंग है तो उसी में कमी है। आप सोचिए कि कितना वो लगेगा कि नहीं। तो ये चीजें आपको, ये सब चीजें, यही आपकी पर्सनालिटी को, रिलेशन को और हर चीजों को बना के रखता है, आपसी समझ। हाँ, एक दिन बच्चा ये समझ लेगा, हो सकता है बच्चा उस दिन ये समझ जाए कि हाँ ठीक है, हो सकता है थके, हो सकता है थके हो। एक दिन वो आपके साथ कोऑपरेट कर देगा, 2 दिन भी कोऑपरेट कर देगा कि हाँ हाँ ठीक, तीसरे दिन भी कोऑपरेट कर देगा कि हाँ हाँ थके हैं, ठीक है। लेकिन बच्चे भी कह दे किसी दिन टीचर से कि हम भी थके हैं, आज नहीं पढ़ेंगे। हम भी बच्चे कह दे कि आप गए क्लास में पढ़ा नहीं, कह दे कि हम थक गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर भी क्या होगा, बॉन्डिंग कमजोर होगा। तो इसलिए आपसी अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। तो यहां पे क्या है कि आपको हमने जैसे बताया कि क्षमता, रुचि और सीखने की शैली जो होती है वो सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। कोई चीज
बहुत प्रेम से सीख लेता है, और कोई कोई चीज बहुत क्या होता है, स्ट्रिक्टली सीखता है। सबको सीखने का, सबका सीखने का जो तरीका है वो क्या है, अलग अलग। तो इसको आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि सीखना तो है ही, लेकिन इसको आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं व्यक्तिगत अंतर के प्रकार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, कितने अंतर होते हैं। व्यक्तिगत अंतर का अर्थ हो गया। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि व्यक्तिगत अंतर कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले तो होता है भैया बौद्धिक अंतर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल डिफरेंस। फिर है फिजिकल डिफरेंस, यानी शारीरिक अंतर। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है व्यक्तिगत अंतर में बुद्धि, यानी बुद्धि, समस्या समाधान, तर्क, स्मृति और सीखने की क्षमता में भिन्नता। कुछ बच्चे गणित में तेज होते हैं, कुछ भाषा में तेज होते हैं। भाई कोई हिंदी में तेज होला, कोई अंग्रेजी में तेज होला। जो जिसमें तेज है हम उसी को स्ट्रांग करें और उसी का स्कोप तलाशें। हम यही गलती कर जाते हैं। हमारा जो पक्ष स्ट्रांग है, जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है, हमें उसी सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी चाहिए और उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रोफेशन को चूज करना। फिर देखिए कितना मजा आता है, बहुत मजा आएगा। अब जैसे कि मुझे बहुत पहले ये रियलाइज हो गया था कि मुझे टीचिंग ही करना है, मुझे एजुकेशन सेक्टर में ही जाना है और मुझे एजुकेशन फील्ड से ही जुड़ना है। फिर मैंने उसका अच्छे से अध्ययन किया, उसका स्कोप तलाशा और उसके अकॉर्डिंग आज हम आपके समझ उपस्थित है। तो ये बहुत ज्यादा बच्चे तो इसीलिए कहीं के नहीं रह जाते। दूसरी चीज है शारीरिक अंतर। शारीरिक अंतर, शारीरिक अंतर का मतलब है स्वास्थ्य, बल, ऊर्जा, दृष्टि, श्रवण क्षमता। देखिए बॉन्डिंग बिगड़ता कहाँ है, आप ये मत समझिए। मैं आपको आपके दिमाग में जो चीज बन रहा है वही बना के समझिए। आप इसको बीएड और एजुकेशन साइकोलॉजी समझकर मत समझिए। आपके दिमाग में कुछ आ रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे होला, वही समझिए, लेकिन समझिए शारीरिक अंतर। हम पढ़ रहे हैं टीचर एजुकेशन रिलेशन को, यानी हमारा जो काम है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो पूरा का पूरा पाठ्यक्रम है वो टीचिंग प्रोग्राम से रिलेटेड है। टीचिंग प्रोग्राम के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और भाई है तो तीन चीजें, करिकुलम, स्टूडेंट एंड टीचर। तो करिकुलम पे ही डिस्कस हो रहा है, अब बच रहा है टीचर और स्टूडेंट। अब हम सीखने और सिखाने की बात कर रहे हैं, तो सीखने सिखाने में टीचर और स्टूडेंट के बीच में अच्छा बॉन्डिंग होना चाहिए। तो मैं तो टीचर स्टूडेंट के रूप में बता रहा हूं, आप किसी के बॉन्डिंग के साथ इसको समझ सकते हैं। अब हमने कहा कि शारीरिक अंतर हो सकता है कोई 8 घंटा काम करके भी न थकता हो, और हो सकता है कोई 1 घंटे में थक जाता हो सकता है कोई दिन भर चलता हो, उसके एड़ी में दर्द न होता हो, और कोई काम 2 घंटा 3 घंटा कर ले, उसके एड़ी में बेतहासा दर्द कर। तो ये समझना होगा, तभी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा। दूसरा है बल। सबका ताकत एक जैसा नहीं होता। आप हैं 75 किलो के, अगला है 45 किलो का, तो 75 किलो और 45 किलो दोनों का ताकत अलग अलग होगा। अब आप अपनी ताकत से सोचेंगे काम हो जाए, भाई आप सोचेंगे कि हमारा जो बल है उस हिसाब से काम हो, अगले के पास उतना बल नहीं है, वो उस हिसाब से रिएक्ट करेगा और वहीं पे बॉन्डिंग टूटेगी। आपसी अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ हुआ नहीं कि बॉन्डिंग टूटा। इसके साथ ऊर्जा, एनर्जी, सबकी एनर्जी एक जैसी नहीं होती। कोई एक क्लास लेने के बाद बहुत थक, कोई दिन भर पढ़ाएगा तो एनर्जी, दिन भर भी पढ़ाएगा तो एनर्जी वैसे ही रहेगा। एनर्जी का आपके इंटरेस्ट से बड़ा संबंध। आप कहेंगे कि एनर्जी को बढ़ाया कैसे जाए,
एनर्जी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है आपका इंटरेस्ट। ऊर्जा आपका तभी बढ़ेगा जब आपके अंदर रुचि का विकास होगा। ऊर्जा आपका तभी बढ़ेगा जब क्या हो, रुचि का विकास हो। आपको इंटरेस्ट पैदा करना होगा। अगर भाई टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आपका ऊर्जा अपने आप बढ़ जाएगा। कुल काम कैले के बाद कहब कि नहीं हम करब चाहे कुछ हो जाए, जैसे हम केतनो थकल रह लेकिन करब, हाँ चला आवा, ठीक है। वैसे ही कहने का अभिप्राय क्या है कि ऊर्जा इंटरेस्ट से बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक आप समझिए, सपोज दैट, ये समझिए, ये सोचिए पहले, जैसे कि बात सुनिए, जैसे कि आपका इंटरेस्ट किसी चीज में बहुत ज्यादा हो, किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आपका बहुत ज्यादा है। अब उस सब्जेक्ट से जुड़कर अगर आप काम कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग तो आपको बहुत आनंद मिलेगा। चलिए कुछ उदाहरण आपको देते हैं। कुछ बच्चे खेल खेल में उत्कृष्ट होते हैं, मतलब कुछ बच्चे जो होते हैं वो स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, पढ़ने में या हाइट में अच्छे होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जिसका हाइट बड़ा हो वही स्पोर्ट में अच्छा हो, जिसका हाइट छोटा है वो भी स्पोर्ट में अच्छा हो सकता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता को जानना समझना भी बहुत जरूरी है, ठीक। तो व्यक्तिगत अंतर के अंतर्गत देखिए, व्यक्तिगत अंतर के प्रकार के अंतर्गत पहला क्या आ गया, बौद्धिक अंतर, और दूसरा आ गया शारीरिक अंतर। अब तीसरा देखते हैं हम लोग, तीसरा है हमारा भावनात्मक। अगला है हमारा भावनात्मक और सामाजिक अंतर, इमोशनल एंड सोशल डिफरेंस। आत्मविश्वास, धैर्य, मनोबल, सामाजिक व्यवहार में भिन्नता। कुछ बच्चे नेतृत्व करते हैं, कुछ शांत स्वभाव के होते हैं। यानी भावात्मक और सामाजिक अंतर भी होता है, हाँ? सबका इमोशनल डेवलपमेंट अलग होता है। कोई के मुर्गा कटत देख के रोवाई बढ़ जाला, कोनो पकड़ के मार काटलन मुर्गा। तो दोनों का इमोशन क्या है, भिन्न है, अलग अलग है। अब जवन पकड़ के मार मुर्गा काटत है ओके समझावे का तरीका दूसर हुई, और जवन मुर्गा कटत के देख के रोए लगत है ओके समझावे के तरीका दूसर हुई। एक के तरीके से दोनों नहीं समझ, क्योंकि दोनों का जो भावनात्मक है, जो इमोशन है, वो क्या है, अलग अलग है। भाव का सब खेल यहां पर, भाव से दुनिया सारी है, और भाव लोगों का भाव बढ़ाता, भाव बड़ा व्यापारी आया। तो भाव से भाव का मिलना, आप सोचिए हर व्यक्ति का इमोशनल डेवलपमेंट अलग अलग हुआ है। आप कैसे सारे बच्चों को एक साथ जोड़कर चला सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। कभी आप बड़े क्लासेस को आप कभी फेस करिएगा कि किसी सेमिनार हॉल में जहां 100-200 बच्चे बैठे हुए हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना और आपके भाषण में वो इंटरेस्ट ले, क्या पैदा करना कितना कठिन होता है। अब आगे चलते हैं, रुचि और प्रेरणा में अंतर। किसी छात्र की किसी विषय में अधिक रुचि होती है, जैसे कला, विज्ञान, संगीत, खेल में अलग अलग चीजें है? और किसी छात्र का इन विषयों में क्या होता है, रुचि नहीं होता है। हर व्यक्ति का अपना अलग अलग रुचि होता है। लेकिन यहां पर यह नहीं हो सकता, टीचिंग में आप ये नहीं कह सकते कि हमको ये नहीं पसंद है, क्योंकि टीचिंग में या रिलेशन में चाहे कस्टमर और शॉपकीपर का रिलेशन हो, चाहे मैनेजर और कर्मचारी का रिलेशन हो, पति और पत्नी का रिलेशन हो, ठीक है, रिलेशन में आप ये नहीं कह सकते कि हमें ये अच्छा नहीं लगा।
ठीक है, कहने का अभिप्राय क्या है? अब मैनेजर कह रहा है आपको अपने कस्टमर से अच्छा व्यवहार करना है, बढ़िया से बैठना है और उससे पूछना है सर पानी लाए कि चाय लाए, और उसके बाद अपना प्रपोजल रखना है। सर हमें कोई का पानी वानी पूछब ठीक नहीं, ये कुल काम देखा हमसे ना हो, हम पानी वानी ना पूछ रहे, तो जो रिलेशन है क्या होगा? गड़बड़ होगा ना, बॉन्डिंग गड़बड़ होगा ना। तो यहां पे मैं इंडिविजुअल व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं किसका? टीचर स्टूडेंट के बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। तो रुचि और प्रेरणा में अंतर हो सकता है, ये ट्रू है, बट अगर हमें टीचिंग प्रोसेस को कंप्लीट करना है और बॉन्डिंग को बनाए रखना है, वहीं पे लगाओ दिमाग जहां तुम्हारा दिमाग गया था। अगर बॉन्डिंग को बनाए रखना है तो हमें रुचि और प्रेरणा का ध्यान रखना होगा। आगे चलते हैं। अब लर्निंग स्टाइल में अंतर, सीखने मतलब क्या? लर्निंग स्टाइल डिफरेंस, जैसे दृश्य, श्रवण, स्पर्श प्रयोग और आधारित सीखने की प्रवृत्ति, यानी विजुअल है और क्या है? ऑडिटरी है और क्या है? आपका किनेस्टिक है। कहने का अभिप्राय ये क्या है? सबका अलग अलग होता है। कोई देख के बहुत बढ़िया सीखता है, कोई सुन के बहुत बढ़िया सीखता है और कोई महसूस करके सीखता है। हमको यही चीज अच्छा लगता है, या किसी को मान लीजिए सुनना और महसूस कर, मान लीजिए किसी व्यक्ति को सुनना और महसूस करना अच्छा लगता है। अब किसी व्यक्ति को देखना, सुनना और महसूस करना अच्छा लगता है? तो कहने का अभिप्राय कि हर व्यक्ति में अलग अलग विभिन्नता होती है। आगे चलते हैं। अब व्यक्तिगत अंतर का कारण देखते हैं क्या होता है। आखिर ऐसा क्या है कि लोगों में इतना अंतर होता है? तो अब ये देखा जाए केसेस ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंस। हम ये देखें कि व्यक्तियों में अंतर होता क्यों है। तो एक तो है आपका हेरेडिटी यानी आनुवंशिक कारण होता है, दूसरा पर्यावरणीय यानी इन्वायरमेंट का डिफरेंस होता है, शारीरिक कारण होता है फिजिकल केसेस, मानसिक कारण होता है अनुभव और शिक्षा यानी एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। यानी इतने लोगों में जो अंतर है वो इन कारणों से होता है। हो सकता है माता पिता से प्राप्त गुण, डीएनए ही आपका ऐसा है। दूसरा है पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट, जो आपका परिवार है, जो आपके दोस्त है, जैसा आपका स्कूल है, जैसा आपका समाज है, इस संस्कृति पृष्ठभूमि से आप आते हैं, वो हो सकता है क्या हो। और इसके साथ आपका स्वास्थ्य, पोषण और शारीरिक विकास, साथ ही रुचि, प्रेरणा, आत्मविश्वास और भावात्मक स्थिति, साथ ही जीवन अनुभव और विद्यालयी। यह आपके व्यक्तिगत अंतर के क्या है? कारण है। कुल 5 बिंदुओं से व्यक्तिगत अंतर के कारण को बताया गया। अब व्यक्तिगत अंतर के शैक्षिक निहितार्थ हम लोग पढ़ेंगे कि व्यक्तिगत अंतर के शैक्षिक निहितार्थ क्या है, यानी एजुकेशनल इंप्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। पहला है विविध शिक्षण विधि, यूज ऑफ वैरिड टीचिंग मेथड। शिक्षक को अलग अलग छात्रों के लिए अलग अलग शिक्षण विधि और संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। टीचर को क्या करना चाहिए? अलग अलग छात्रों के लिए अलग अलग शिक्षण विधि और संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। यही तो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों नहीं करता? लगभग बहुत सारे टीचर करते हैं। आप नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे आपका 40-45 मिनट का क्लास है, तो 40-45 मिनट के क्लास में आप संज्ञा पढ़ा रहे हैं, तो आप संज्ञा ऐसा बताएंगे कि जो कम जानता है, जो एकदम नहीं जानता वो भी समझ जाए, और जो जानता है, जो थोड़ा सा जानता है वो भी समझ जाए, और जो तेज तर्राक है वो भी थोड़ा सा समझ। ऐसा नहीं है
कहने का अभिप्राय मतलब ये है कि आप पूरे लेक्चर के दौरान जैसे आप कोई डिफिनेशन बता रहे हैं या एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो आप डिफिनेशन और एग्जाम्पल ऐसा दीजिए कि हर व्यक्ति के यानी हर व्यक्ति का मतलब जो मानसिक स्थिति है उससे समझ जाए। ऐसे बहुत टीचर हैं जिसकी बात हर बच्चे समझ जाते हैं। अब अगला है आपका वैकल्पिक शिक्षा यानी इंडिविजुअलाइजेशन इंस्ट्रक्शन, प्रत्येक छात्र की क्षमता और रुचि के अनुसार सीखने की प्रक्रिया। अब आप कहेंगे सर प्रत्येक छात्र की क्षमता और रुचि के अनुसार कैसे हम पता करेंगे? तो इसीलिए तो तुमको एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ाया जा रहा है, विकास की अवस्थाएं पढ़ाई जा रही हैं। यही चीज तो अचीव करने के लिए पढ़ाया जा रहा है कि तुम पढ़ो कि इस अवस्था में व्यक्ति का कहां दिमाग होता है, उसकी मानसिक वृद्धि क्या होती है। तो ये मत कहिए कि हाउ इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, क्योंकि इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल। ठीक है, तो हाउ इज पॉसिबल दिमाग से निकाल दीजिए, है ऐसा पॉसिबल है। आगे है मूल्यांकन और परीक्षा में लचीलापन, फ्लेक्सिबल और इवैल्यूएशन, छात्रों की भिन्न भिन्न क्षमताओं के अनुसार मूल्यांकन प्रणाली, रुचि और प्रेरणा का विकास, मोटिवेशन एंड आपका इंटरेस्ट डेवलपमेंट, छात्रों को उनकी रुचि और क्षमताओं के अनुसार प्रोत्साहित करना, सकारात्मक वातावरण, पॉजिटिव इन्वायरमेंट और शैक्षिक वातावरण जहां सभी छात्र सकारात्मक अनुभव और आत्मविश्वास के साथ सीख सके, सामाजिक सहयोग, सोशल आपका कॉर्पोरेशन या कॉर्पोरेट एक तरीके से कह सकते हैं, समूह कार्य और सहकारी शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत अंतर और सामूहिक रूप से संतुलन करना। यानी कुल इतने बिंदुओं से व्यक्तिगत अंतर और शैक्षिक निहितार्थ को क्या किया गया है, बताया गया है। अंत में शैक्षिक मनोविज्ञान के व्यक्तिगत अंतर और शिक्षा के मूल आधार को बताया गया है। बताया गया कि शिक्षक को छात्रों के मानसिक, शारीरिक, भावात्मक और सामाजिक विकास की समझ होनी चाहिए। इधर देखिए, शिक्षक को छात्रों के मानसिक, शारीरिक, भावात्मक और सामाजिक विकास की समझ होनी चाहिए। साथ ही व्यक्तिगत अंतर को पहचान कर और उसे ध्यान में रखकर शिक्षा देने से सीखने की प्रभावशीलता, विद्यार्थी की संतुष्टि और शैक्षिक परिणाम बेहतर होता है। तो पहला जो आपका एजुकेशन साइकोलॉजी का पार्ट था, यानी जो पहला आपका ये यूनिट था, यूनिट में जो ए वाला पार्ट था जिसमें हम लोग इतने सारी चीजों को पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ पढ़ लिए, क्षेत्र पढ़ लिए और उसकी प्रासंगिकता पढ़ लिए, साथ में व्यक्तिगत अंतर का अर्थ, प्रकार, कारण और शैक्षिक निहितार्थ पढ़ लिए। यानी ये पूरा का पूरा यूनिट जो है इस लेक्चर में आपका कंप्लीट हो गया। अब जाते जाते आपको एक शिक्षा देकर जाते हैं कि अगर आप सच में ये चाहते हैं कि आपका बॉन्डिंग कहीं किसी से बहुत स्ट्रांग हो, तो आप मेरे द्वारा बताए गए नियमों को फॉलो करके देखिए, आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इस यूनिट के दूसरे पार्ट यानी बी पार्ट के साथ। वीडियो को आप देखते रहिए, यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है।